नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। चलेंगे एक एक करके सभी बड़ी खबरों पर सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों से जुड़ी हुई देश की राजनीति से जुड़ी हुई एक एक खबर आप तक लेकर आएंगे। और इसी के साथ हम आपको बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना वायरस के मामले को लेकर किस तरह की राजनीति देखी जा रही है। दरअसल दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि मोदी सरकार खासकर बीजेपी के शासनकाल के दौरान जिस तरह से नेपाल ने भारत को आंखें दिखाई है, वह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी पूरी तरह से विफल है। तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाकर हमारे साथ लगातार बने रहिए। दरअसल दोस्तों, चलेंगे उस खबर की तरफ जहां पर नेपाल के प्रधानमंत्री ने भारत को आंखें दिखाई है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार को घेरने में कामयाब हुई कांग्रेस पार्टी और सपा बसपा के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब लोगों के सवालों के घेरे में आ गई है। दरअसल दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान देश भर के विभिन्न प्रदेशों में फंसे उत्तर प्रदेश के हजारों प्रवासी पैदल चलकर गाँव और अपने घर पहुँच रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से बसें चलाए जाने को लेकर अभी अपडेट सामने आ रही है। हम आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने बीते रात एक वीडियो जारी करते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से कहा कि अगर आप चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का बैनर लगा दीजिए, पोस्टर लगा दीजिए, जो कुछ भी आपको करना है बस में कर सकते हैं, अपना प्रचार करना है तो कर सकते हैं, लेकिन कृपया करके श्रमिकों के लिए ये बस चलाने की इजाजत दे दे। और पूरी रात ये बसें लगातार उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के पास खड़ी रहेंगी। और पूरी रात जानकारी जो सामने आ रही है उसमें बताया गया है कि पूरी रात ये बसें उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के पास खड़ी थी, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई इजाजत नहीं दी गई है। दरअसल दोस्तों, आपके लिए एक और जानकारी सामने आ रही है, लेकिन आप पहले हमें बताइए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसले को आप किस तरह से देखते हैं और इस पूरे मामले में आप किसकी गलती समझते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां पर आर्थिक सुधार को लेकर मोदी सरकार की ओर से जारी किए गए पैकेज को लेकर आरबीआई के बोर्ड सदस्य ने बयान देते हुए कहा कि आर्थिक सुधार में बैंकों को शामिल करने में विफल रहा है राहत पैकेज। दरअसल मोदी सरकार के द्वारा राहत पैकेज जो तथाकथित रूप से 20 लाख करोड़ का दिया गया, उसको लेकर अब लगातार गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट भी कह रहे हैं कि यह केवल लून बांटो स्कीम है, इसमें ना तो जनता को पैसा दिया गया है और ना ही उनके लिए कोई एक बड़ा कदम उठाया गया है जिनसे जल्द राहत मिल सके। इसी बीच आर्थिक सुधार में बैंकों को शामिल नहीं करना राहत पैकेज की विफलता है, ये कहना है आरबीआई के बोर्ड सदस्य का। यानी साफ तौर पर दोस्तों, ये बेहद गंभीर मामला इसलिए भी है क्योंकि एक बड़े पदाधिकारी ने ये बयान दिया है। इसी के साथ आपके लिए एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां पर प्रियंका गांधी ने एक और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को पत्र लिखा। वहीं पर दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि कोर्ट से उनको राहत मिली, लेकिन बाद में जैसे ही वो बाहर निकले उनको एक बार फिर से गिरफ्तार कर लेने की खबर सामने आ रही है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के भी कई नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं, एफआईआर दर्ज किया गया है। यानी एक और कांग्रेस पार्टी के नेता राहत पहुँचाने के लिए कई सारे बसें लेकर आए हैं और उन बसों में धोखाधड़ी बताकर उत्तर प्रदेश के अंदर उनके खिलाफ मुकदमे दायर किए गए हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि अगर एक बस भी उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने ठीक भेजी है तो उसको जाने की परमिट मिलनी चाहिए। दरअसल दोस्तों, अगर आप ये मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी के साथ एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी के पूर्व सांसद प्रेमचंद्र गुड्डू ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को नोटिस का जवाब भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा कि 9 फरवरी को ही उन्होंने बीजेपी से अपना इस्तीफा दे दिया है। पत्र में उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया और तुलसी सिलावट पर भी आरोप लगाए हैं। इस पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का कहना है कि उनका इस्तीफा आज तक नहीं मिला है। दरअसल दोस्तों, प्रेमचंद गुड्डू की कांग्रेस पार्टी में वापसी तय हो गई है। सप्ताह भर में गुड्डू ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होते ही बीजेपी का दामन छोड़ दिया है और औपचारिक सदस्यता कांग्रेस पार्टी की ले ली है। उनके साथ ही भाजपा के 7-8 प्रदेश के प्रभारी भी कांग्रेस पार्टी का दामन थाम चुके हैं। मंगलवार को गुड्डू के पुत्र ने भी बीजेपी से अलग जाते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया का विरोध कर दिया है और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। हम आपको बता दें कि उनकी ओर से कहा गया कि हमारी लड़ाई सामंतवाद के खिलाफ थी, अब ये जारी रहेगी। इसी के साथ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने भी बीजेपी के ही रणनीति में बीजेपी को घेर लिया है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के गद्दावर नेताओं को अपने साथ लेकर आए हैं और जल्द ही इसके नतीजे उपचुनाव के अंदर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर फंसी 400 बसों को लेकर यूपी राजस्थान की सरकार भी आमने सामने दिखाई दी। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बसों के परमिशन न देने को लेकर योगी सरकार पर सवाल खड़ा किया। यूपी राजस्थान बॉर्डर पर करीब 400 बसें मौजूद है और उन्हें यूपी सरकार की परमिशन मिलने का इंतजार है, ये कहना है राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का। दरअसल दोस्तों, पायलट की ओर से यह बयान जारी किया गया है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी मजदूरों के लिए बसें और खाने का इंतजाम करना चाहती है तो अन्य सरकारों को इसका स्वागत करना चाहिए। बॉर्डर पर बसों को परमिशन ना देना, नेताओं को गिरफ्तार करना और राजनीति करना कहां तक जायज है, ये सवाल राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की ओर से पूछा गया है। साथ ही साथ दोस्तों, आपके लिए एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां पर श्रीनगर में आतंकवादी हमला, बीएसएफ के 2 जवान
शहीद हो गए हैं। हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के अंदर बुधवार को एक आतंकवादी हमले में सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के 2 जवान शहीद हो गए। अगर आप भी इन जवानों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। दरअसल दोस्तों आपके लिए एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां पर कन्हैया कुमार का भाजपा सरकार पर तंज कहा, इनको इंसानों से ज्यादा कागज की परवाह है। JNU के छात्र संगठन के पूर्व नेता कन्हैया कुमार ने एक बार फिर से इशारों में केंद्र सरकार और मोदी सरकार के साथ योगी सरकार पर निशाना साधा है। CPM के नेता कन्हैया कुमार ने कहा कि सरकार को इंसान से ज्यादा कागज की ज्यादा चिंता सता रही है। बता दें कि इससे पहले CAA, NRC और NPR मुद्दे को लेकर नागरिकता के लिए कागज दिखाने की मांग की गई थी, जिस पर यूपी में बसों से कागज को लेकर मजदूरों की समस्या को टालने का प्रयास हो रहा है। इस तरह से कन्हैया कुमार ने मोदी और योगी सरकार को अपने निशाने पर लिया है। दरअसल दोस्तों सरकार की नीतियों पर सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने कहा कि समस्या चाहे जो भी हो, हर बार सरकार ने ये साबित कर दिया है कि उसको इंसान से ज्यादा कागज की परवाह है। और इसीलिए दोस्तों आपके लिए एक और जानकारी है, जहां पर बस विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के एक और नेता सत्यदेव त्रिपाठी ने कहा कि सस्ती लोकप्रियता के लिए खिलवाड़ कर रही है पार्टी। हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेता की ओर से यह बयान जारी किया गया है। दरअसल दोस्तों प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश में कमान संभालने के बाद से कई सारे ऐसे नेता हैं जो धीरे धीरे करके साइडलाइंस किए जा रहे हैं और ये नेता उनमें से एक हैं। ऐसे में जल्द ही कांग्रेस पार्टी और कुछ कार्रवाई करते हुए पार्टी के खिलाफ बयान देने वाले नेताओं को जल्द ही बाहर का रास्ता दिखाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश को कुछ बड़े कदम उठाए जाने चाहिए और नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी करते हैं और पार्टी के स्टैंड को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ दिल्ली के ऑटो चालकों ने बयां किया अपना दर्द, केजरीवाल सरकार से भावुक अपील कर दी है। कोरोना वायरस को रोकने के लिए देश भर के अंदर लागू लॉकडाउन के चौथे चरण में दिल्ली सरकार ने कई छूट दिए हैं। इसी क्रम में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चलाने की बात कही गई है। दिल्ली सरकार ने ऑटो के चलाने की अनुमति दे दी है, लेकिन इसके लिए शर्त है कि ऑटो में एक सवार होनी चाहिए। दिल्ली सरकार के इस फैसले को लेकर ऑटो चालक परेशान हो गए हैं, क्योंकि ऑटो चलने की अनुमति मिलने में उन्हें रोजगार का साधन तो मिल गया है, लेकिन सिर्फ एक सवारी बैठाने के कारण उनको काफी नुकसान हो रहा है। अब दिल्ली के ऑटो चालकों ने अपील की है कि कम से कम 2 सवारी बैठाने की अनुमति मिलनी चाहिए। दिल्ली के एक ऑटो चालक मुकेश ने अपनी बात कही है। दरअसल दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि ऑटो ड्राइवर के द्वारा जो मांग की गई है जायज मांग है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही साथ अगर आप मानते हैं कि गलत मांग है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता सकते हैं। इसी के साथ आपके लिए एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां पर लॉकडाउन के दौरान 29 में से 21 सूचना आयोग RTI मामले की कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है। ये बेहद गंभीर सवाल खड़ा होता है, जहां पर एक और लॉकडाउन के मामले को लेकर सूचना के प्रवाह को लेकर पहले ही समस्याएं सामने आ रही हैं और कई सारी जानकारी सामने नहीं आ पा रही है। ऐसे में ये जो खबर सामने है जिसमें बताया गया है कि RTI यानी सतर्क नागरिक संगठन की रिपोर्ट में जानकारी मिली है कि 11 सूचना आयोग की वेबसाइट पर लॉकडाउन के कामकाज के संबंध में किसी तरह के नोटिफिकेशन उपलब्ध नहीं है। बिहार, मध्य प्रदेश, नागालैंड राज्य सूचना आयोग की वेबसाइट ही काम नहीं कर रही है। यानी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस दौरान आपातकाल जैसी स्थिति है और सरकारों को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जनता के बीच में रखनी चाहिए, उस दौर में इस तरह की खबरें सामने आ रही है। चलते हैं दोस्तों अंतरराष्ट्रीय पॉलिटिक्स की तरफ, जहां पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को लेकर एक बार फिर से निशाना साधते हुए कहा कि चीन की असक्षमता बनी इस सामूहिक हत्या की वजह। दरअसल चाइना को सीधे अपने निशाने पर लेते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से यह बयान दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले भी लगातार चाइना को अपने निशाने पर लेते रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों एक खबर बिहार से सामने आ रही है, जहां पर दावा किया गया है कि एक वीडियो है जिसमें क्वारंटीन सेंटर के अंदर नाच गाना चल रहा है और इसी के साथ में ताश भी खेले जा रहे हैं। साथ ही साथ आपके लिए एक और जानकारी आ रही है, जहां पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि यूपीए सरकार में हमने विकास कार्यों के लिए बिहार को 1,44,000 करोड़ रुपए की धनराशि दिलाई है। 60,000 करोड़ रुपए का रेल कारखाना बनाया था। हमारे दिए गए पैसे से नीतीश कुमार ने मुंह चमकाया, खुद एनडीए में थे, बिहार की फूटी कौड़ी नहीं दिलाई। विकास कार्यों में हमने कभी संकीर्ण राजनीति नहीं की है। लालू प्रसाद यादव की ओर से अपना एक पुराना वीडियो शेयर किया गया। दरअसल दोस्तों लालू ने स्पष्ट कर दिया है कि उनके सरकारों में किस तरह से विकास हुए हैं और अब नीतीश कुमार सरकार जो पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिहार के लिए स्पेशल पैकेज की बात कर रहे थे और अब वह अपनी राजनीतिक गठबंधन के कारण इस तरह की मांग अब केंद्र सरकार से नहीं कर रहे हैं। और इस बीच हम आपको बता दें कि बिहार में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को ट्रांसफर कर दिया है और ट्रांसफर का ये दौर शुरू हुआ है। देखना होगा कि अब बिहार के अंदर जिस तरह से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, इसको लेकर बिहार सरकार किसके सर पर ठीकरा फोड़ती है, क्योंकि दोस्तों लगातार माइग्रेंट लेबर्स भी बिहार पहुंच रहे हैं। और इसी के साथ चलते हैं एक और अंतर्राष्ट्रीय खबर की तरफ, जहां पर चीन ने दी धमकी, कहा अमेरिका अब अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए। चीन के विदेश मंत्री की ओर से खुले तौर पर यह बयान दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों एक और जानकारी की मांगे ने तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने कहा कि आखिर अपनी सभी ट्रेनें क्यों
नहीं चला रही है रेलवे से ये गंभीर सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं और इसी कड़ी में संजय सिंह ने भी ये बयान दिया है। एक और जानकारी आ रही है जहां पर सरकारों ने आखिर लोगों के खाते में पैसा ट्रांसफर क्यों नहीं किया। वित्त मंत्री की ओर से एक बयान सामने आया है जिसका जवाब दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि गरीब वर्ग के लिए उनके खाते में पैसा ट्रांसफर करना हल नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है कि लोगों के हाथ में पैसा दे देने से बाजार में मांगे बढ़ेंगी, लेकिन सरकार ने एक वैकल्पिक रास्ता निकाला है। हमारा मानना है कि कंपनियों को लिक्विडिटी प्रदान करने का कैस्केडिंग प्रभाव देखने को मिलेगा, इससे ज्यादा संख्या में लोगों को लाभ मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि मार्च में लॉकडाउन के तुरंत बाद ही हमने राहत पैकेज का ऐलान किया है। दरअसल दोस्तों, जनता के खाते में सीधा पैसा पहुंचाने को लेकर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ एक और जानकारी सामने आ रही है जहां पर नेपाल ने भारत के काला पानी वाले मामले को लेकर एक विवादित टिप्पणी की है। दरअसल दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री ने भारत को इटली और चाइना से भी गंभीर वायरस बताया है। हम आपको बता दें कि नेपाल और भारत के बीच एक सीमा है जहां पर एक क्षेत्र है काला पानी का इलाका, जिसे भारत की ओर से भारत का अभिन्न अंग बताया गया। वहीं पर दूसरी ओर नेपाल ने इसको अपना अभिन्न अंग बता दिया और कैबिनेट के अंदर इस नक्शे को भी पास कर दिया है जिसमें दिखाया गया है कि ये नेपाल का हिस्सा है जिसका भारत ने विरोध किया है। और ऐसे में नेपाल के प्रधानमंत्री की ओर से ये टिप्पणी सामने आई है जिन्होंने भारत को लेकर काफी विवादित टिप्पणी की है। दरअसल दोस्तों, इस मामले को लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। एक और जानकारी सामने आ रही है जहां पर मनरेगा में श्रमिकों को काम देने का 10 साल का रिकॉर्ड टूटा। पायलट ने यह बड़ा बयान दिया है। राजस्थान के अंदर लगातार मनरेगा की डिमांड बढ़ रही है। हालांकि संकट की इस घड़ी में काफी ज्यादा लोगों को मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि राजस्थान सरकार लगातार मनरेगा के माध्यम से लोगों को रोजगार पहुंचाने के लिए बड़े स्तर पर काम कर रही है और 10 साल का रिकॉर्ड टूटा है। पायलट की ओर से ये बयान जारी किया गया। साथ ही साथ दोस्तों, आपके लिए एक और जानकारी है जहां पर उत्तर प्रदेश में ईद के दौरान मस्जिदें खोलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला हाईकोर्ट में मामला गया था, जिसमें के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि आप सरकार से इस मामले को लेकर पूछिए। और ऐसे ही सारी बड़ी अपडेट हमने आप तक पहुंचाई है। आपको खबरें कैसी लगी? वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए। हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।